नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आपसे बिल्कुल तैयार होंगे। जितने से छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत। फटाफट से मुझे बता दीजिए जो जो बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि आपके आ जाने से क्लास का माहौल एक अलग लेवल पर पहुंच जाता है। और आप सभी जानते हैं यह कोई आम क्लास नहीं है, पूछता है भारत में मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का। तो फटाफट से बता दीजिए कौन कौन बच्चा आ चुका है। हाँ जी चलिए, क्लास के अंदर मैं देख पा रहा हूं क्लास के अंदर प्रतिमा ठाकुर क्लास के अंदर है, प्रतिमा है, पूनम है, खुशी है, चैल है, ठीक है, और ए यादव, अवंतिका, आर डी रफीक, ठीक है, और दीपक, अक्षांतु, शिवम, करुणा, विराज, विश्वास, गोपाल, निधि, सांध्या, अंशु, अरुण, बहुत सारे बच्चे क्लास में आए हैं भाई। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। चलिए चॉइस साहब, क्लास को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? बहुत चहक रही हो आज तो मैं चलो कोई बात नहीं, सब बढ़िया, मौज चल रही है। चलो ये चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। क्लासी टॉपिक है, क्लासी टॉपिक होने के साथ साथ हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। कल की क्लास में किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं था? कल भाई कमेंट नहीं चल रही थी हैं, तो कोई डाउट तो नहीं रह गया था बीच में कि सर ये छूट गया या वो छूट गया है? बता देना। हम्म तो भाई कल की क्लास में जो हम बात कर रहे थे वो यहां पर थे, और यहां मैंने आपके सिस्टम्स को समझा दिया था। ठीक है, चलिए। ठीक है, हाँ सर, बिहार का दरोगा बैच आया। हाँ भाई, बिहार का दरोगा बैच आया, बिल्कुल आया है। बाकी सब इंस्पेक्टर के बैचेस वगैरह आए हैं, ठीक है अभी। ठीक है नेहा, चलिए बैठिए भाई, स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं कि टॉपिक किस तरीके से चल रहा है, टॉपिक किस हिसाब से चल रहा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो बात क्या थी, मैंने आपको बताया कि जब ब्रिटिशर्स भारत में आए उन्होंने अपने एक्सपेंशन को स्टार्ट किया। तो एक्सपेंशन करने का मैंने तरीका भी बताया कि एक्सपेंशन कैसे कैसे हुआ, है ना। पहले सभी राज्यों पर उनका कब्जा था, वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया कि ब्रिटिश विस्तार का भारतीय समाज पर प्रभाव क्या पड़ा, इंपैक्ट क्या था जो उन लोगों का भारत के समाज पर पड़ा था। इंपैक्ट को मैंने समझाया कि भाई सामाजिक इंपैक्ट अलग था, आर्थिक इंपैक्ट अलग था, राजनीतिक इंपैक्ट अलग था, ठीक है जी हाँ। फिर मैंने बताया कि भाई शैक्षणिक प्रभाव किस तरीके से था, शैक्षणिक प्रभाव किस तरीके से था वो मैंने समझाया, ठीक है। ये चारों ही प्रभाव मैंने आपको बताए। अब एक बच्चा कह रहा है सर सहायक संधि में शामिल होने वाले महत्वपूर्ण राज्य आपने नहीं बताए। ये भाई मैं जवाब देना चाहूंगा इस बात का। बेटा सहायक संधि में शामिल होने वाले जरूरी राज्य है, ये लो बेटा, सहायक संधि में शामिल होने वाले राज्य क्लास की पीडीएफ है, मैंने अलग से कुछ टच भी नहीं किया इसमें, ठीक है। और ये लो, ये तो करा दिया। ओहो ये क्या हुआ, ये क्या जादू था? बेटा इसका मतलब था कि आपने क्लास पूरी नहीं ली, ये बात स्पष्ट है। तो बताओ क्या किया जाए, है? अदालत का समय बर्बाद करने के लिए क्या सजा दी जाए, है? ठीक है खैर कोई बात नहीं, आप बेटा इसको देख लेना एक बार, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स का जो एक्सपेंशन था ये अलग अलग लेवल्स पर बढ़ा। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले कि सामाजिक इंपैक्ट ऐसे था, बहुत सारे सिस्टम्स को अबॉलिश किया गया, वो चीज गलत थी है। इसके बाद फिर मैंने बताया कि शैक्षणिक प्रभाव कैसे पड़ा, क्या कुछ एजुकेशन में इंपैक्ट आया, हंटर कमीशन क्या था, सब कुछ मैंने आपको बताया, ठीक है। चलो इसके बाद देन मैंने आपको बताया आर्थिक प्रभाव, इसका क्या देखने को मिलता, आर्थिक प्रभाव कैसे था, वो सब चीज मैंने आपको समझाई। देन महलवाड़ी सिस्टम क्या था वो मैंने आपको समझाया, ठीक है जी हाँ। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। इन सभी की वजह से कुछ एक भारत के अंदर आंदोलन हुए, उन आंदोलनों के बारे में हम जानकारी लेंगे, ठीक है, समझना। हेडिंग आप डालेंगे भारत में, हेडिंग आप डालेंगे भारत में, भारत में लिखिए भारत में भारत में भारत में ब्रिटिश प्रभाव के कारण, ब्रिटिश ब्रिटिश प्रभाव बढ़ने से, ब्रिटिश प्रभाव बढ़ने से होने वाले प्रभाव, होने वाले प्रभाव, होने वाले प्रभाव, ब्रिटिश प्रभाव बढ़ने से होने वाले प्रभाव, ठीक है, वो हम देखते हैं।
ठीक है, वो हम देखते हैं। चलिए, तो इसको समझेंगे, इंपैक्ट्स या फिर होने वाले प्रभाव। तो इसका आप सीधी हेडिंग लिखेंगे, इंपैक्ट्स इन इंडिया, इंडिया बिकॉज ऑफ emerging influence, emerging influence of ब्रिटिश। तो भाई प्रभाव ऐसा था कि ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बढ़ चुका था, ठीक है, और ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बढ़ चुका था जिसकी वजह से भारत में भी कुछ प्रभाव पड़े। अब इसके लिए प्रभाव किस प्रकार से पड़ते हैं समझिएगा, क्योंकि इन्होंने, ठीक है, इसको थियोरी को लिखना, प्लीज इस थियोरी को लिखना ताकि आप समझे बात को मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है, आप समझे उस बात को मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं दरअसल यहां कहना चाहता हूं भारत के अंदर या फिर भारत में ब्रिटिश सरकार ने, भारत में ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक तीनों प्रकार के परिवर्तन किए थे। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक परिवर्तन किए जो प्रत्येक भारतीय को पसंद नहीं आए। एक परिवर्तन किए जो भारतीयों के खिलाफ थे, इस कारण से भारतीयों के खिलाफ थे, इस कारण से भारत में ब्रिटिशों का विरोध हुआ, ब्रिटिश सरकार 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 का विरोध हुआ। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे सर? पॉलिटिकल इंपैक्ट आपने नहीं बताया बेटा। पॉलिटिकल इंपैक्ट आप समझ सकते हैं, राज्यों के अंदर जो डलहौजी की नीति थी, हड़प की नीति थी, सहायक संधि थी, वो पॉलिटिकल इंपैक्ट था मेरे बच्चे, ठीक है। शुक्ला जी इसको नोट करिए। अब मैं बता रहा हूं यहां पे क्या कि भाई ब्रिटिश इंपैक्ट was opposed in India, British impact was opposed in India, because many of the Indians were not happy with British influence। मैं दरअसल क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर कि बहुत सारे भारतीय ऐसे थे जो पूरी तरीके से खुश नहीं थे, जिस कारण से वो बार बार उस चीज का विरोध कर रहे थे, और तभी ये चीज आपको देखने को मिली। तो हम क्या करेंगे, अभी आपको इन्हीं प्रभावों को समझाने की कोशिश करेंगे कि ये प्रभाव कैसे कैसे हुए हैं, ठीक है। अब देखो भाई, जब भारत में ब्रिटिश प्रभाव बढ़ेगा तो आंदोलन होंगे, तो इसमें कुछ ऐसे आंदोलन होंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इसी का जो मेजर एट द एंड आप देखेंगे, एट द एंड इसी की वजह से 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण तो वही है कि भाई गन थी, गन के अंदर बुलेट्स के ऊपर वैक्सिंग होती थी, वो तो है, ठीक है, याद रखना। लेकिन वो तत्कालीन कारण है, पूर्ण कारण यही है, पूर्ण कारण है कि ब्रिटिशर्स का सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन लोगों को पसंद नहीं था, इसलिए वो उनके खिलाफत में चले गए और एक बहुत लंबे समय का गुस्सा 1857 की क्रांति में फूटा। अब देखो, झांसी की रानी भी 1857 की क्रांति का हिस्सा था, उन्होंने तो भाई कोई कारतूस नहीं चलाया, खुद बताओ आप। तात्या टोपे जो थे उन्होंने भी कोई कारतूस नहीं चलाया। तो इसके पीछे का इंपैक्ट आखिरकार क्या था, वो चीज हम यहीं पर समझेंगे, ठीक है। चलिए, अब बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या। अब देखो, सबसे पहले इसमें कुछ इंपैक्ट्स है, कुछ ब्रिटिश इंपैक्ट्स हैं, वो देखते हैं। कुछ प्रमुख विद्रोह, देखो मेरी बात को बहुत समझना ध्यान से, ये कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो मैं यहां पे बता रहा हूं, और इसके लिए आपको पूरी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो चीज मैं अंडरलाइन कर दूं वही लिखनी है। इस तरीके की 4 स्लाइड है, उसके बाद जैसा मैंने कहा कि टीचर वही
और टीचर वही आपको बेहतर समझा सकता है जो आपके साथ लिखे और आपको लिखवाए, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो। बस स्लाइडों पे टिक का खेल थोड़ी होता है। अब यही चीज जो मैं यहां पे आपको बताना चाह रहा हूं कि ये 3-4 स्लाइड हैं, क्योंकि आपके एसएससी के एग्जाम्स में, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, वनडे एग्जाम्स में इतना नहीं पूछा जाता है ना। इस वजह से भाई इसको थोड़ा सा हम स्लाइड माध्यम से थोड़ा तेजी से कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सन्यासी विद्रोह आप लिख लीजिए। अब सन्यासी विद्रोह के बारे में मैं आपको काफी कुछ जानकारी दूंगा। हेडिंग लिखिए, सम इंपोर्टेंट रिवोल्ट्स। ब्रिटिश जब प्रभाव भारत में आया तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया। तो वो विरोध क्या था? ठीक है, चलिए। ठीक है बेटा, कोहिनूर एक ही था दीपिका। ठीक है, जैसे मैं एक ही हूं ऐसे कोहिनूर भी एक ही है। अच्छा चलो, सन्यासी विद्रोह 1763 से लेके 1800 के बीच में चला, है ना। हाँ, अब मैंने बताया था कि इसका क्षेत्र क्या था, सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में चला था, क्षेत्र, सर इसका क्षेत्र था बंगाल। ये बंगाल क्षेत्र में चला था। ठीक है, याद रखना। 1760 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह आरंभ होता है। हुआ क्या है, प्लासी में अंग्रेजों को विजय के प्राप्त के बाद उपनिवेशवादी शोषण नीति से बंगाल में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हुई। हुआ क्या, जब बंगाल के अंदर 1765 के बाद, इलाहाबाद संधि के बाद द्वि शासन शुरू किया गया था, याद आया। हाँ, तो वो बाबू जो द्वि शासन शुरू किया गया था उसके अंतर्गत आपको एक बात समझ में आई होगी कि लोगों को बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा था। क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा था तो लोग उसका विरोध कर रहे थे। तो उसी के विरोध में सन्यासी विद्रोह शुरू किया गया। ठीक है, जी हाँ, याद रखना। अच्छा, इसी के बाद मैंने बताया कि इस विद्रोह को जो नाम है वो सन्यासी विद्रोह बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने दिया था, क्योंकि इसके अंदर शामिल होने वाले जो लोग थे वो अधिकतर किसान थे, अधिकतर किसान थे, इस वजह से। ठीक है, जी हाँ, कंपनी के माल गोदामों को लूटते थे। अब इसमें क्या है, द्विज नारायण पूछा जाएगा, इसके मुख्य नेता कौन थे? मुख्य नेता थे द्विज नारायण। अच्छा, जो मैं यहां लिख रहा हूं वही नोट करना है बस। प्रमुख नेता द्विज नारायण। प्रमुख नेता कौन है बाबू? द्विज नारायण थे, द्विज नारायण, द्विज नारायण थे। इसको सन्यासी विद्रोह नाम किसने दिया? इसको सन्यासी विद्रोह नाम किसने दिया? वॉरेन हेस्टिंग ने। हाँ भाई, चलिए, तो इसके अंदर मैंने बताया कि सन्यासी विद्रोह जो आपको यहां देखने को मिलता है, सन्यासी विद्रोह, इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा सन्यासी विद्रोह को। हाँ सर बताइए कि भाई सन्यासी विद्रोह को जो नाम दिया गया था, सन्यासी विद्रोह, वो किसके द्वारा दिया गया था? वो सन्यासी विद्रोह नाम दिया गया था वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा दिया गया था। और भाई ये जो पूरा आधार है सन्यासी विद्रोह का, इसकी परिकल्पना कहां की गई है? सर एक पुस्तक में इसको एक्सप्लेन किया गया है। उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में इसका उल्लेख किया है। ठीक है, यह भी याद रखना पड़ेगा। सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख किया गया है, सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख किया गया है वो कहां किया गया है? उल्लेख, सर जी इसका उल्लेख जो किया गया है वो आनंद मठ पुस्तक में किया गया है। आनंद मठ में किया गया है, आनंद मठ पुस्तक में किया गया है, आनंद मठ पुस्तक में किया गया है, जिसको लिखा किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र। आगे चल के यही जो है बंकिम चंद्र जो है ये चैटर्जी भी है, चट्टोपाध्याय आगे चल के चैटर्जी बने हैं। इसी पुस्तक के अंदर हमारा राष्ट्रगीत, हमारा राष्ट्रगीत आपको पता है? हाँ जी, कौन सा? वंदे मातरम। इसी में वंदे मातरम भी लिखा हुआ है। हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी यहीं पर है। हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम यहीं पर है, वंदे मातरम यहीं पर देखने को मिलता है। ठीक है, इतना आपको नोट करना है, कृपया नोट करिए। थैंक यू मिश्रा जी।
हाँ भाई, समझ में आई बात? जी हाँ, इसको नोट कर सकते हैं। मैंने आपको और भी एक्स्ट्रा चीजें बता दी है। गुरु जी सैड हो जाओ, ले भाई हो गए सैड। ठीक है, बहुत सारे हैं भाई ये विद्रोह, तो मैं सारे के सारे बता रहा हूं आपको। और बाकी बताइए कैसे हो आप लोग, मजे आ रहे हैं? हम्म। नोट हो गया, बहुत बढ़िया। हाल कैसा है जनाब का? बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ भाई साहब। प्रखर भाई कैसे हो आप? ठीक है, बताइए। चलिए, ठीक है, चलिए।
हाँ भाई, आगे टेंशन मत लो, आगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात चल रही थी, आपके एक बैच के ऊपर डिस्कशन चल रहा था। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, आप कहाँ चले गए? अरे आपकी नजरों से दूर जाके जाएंगे कहाँ? यही है, आपके साथ मिलेंगे यहाँ। ठीक है, इसको समझिए। भील विद्रोह 1848 तक रहा, 30 साल का टेन्योर था, काफी फेमस ये रहा था। महाराष्ट्र और राजस्थान में शुरू हुआ था 1822 में। हीरिया जो नाम के इसके जो नेता है, प्रमुख नेता, उनका नाम हीरिया था। सेवाराम के नेतृत्व में ये स्टार्ट हुआ था, सेवाराम के नेतृत्व में ये स्टार्ट हुआ था। और पुनः विद्रोह किया था 57 में। शुरुआत होती है 1818 में, 1825 में सेवाराम ने किया, 1857 में भागोजी ने किया। तीन नेता हैं, तीनों के तीनों मेन हैं, उनको थोड़ा याद रखिएगा। देन हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसे नोट करिए। हाँ भाई। हाँ सर, चाह कहाँ चले? अरे वो कहीं नहीं चले गए, थोड़ा सा एक डिस्कशन चल रहा है बेटा, उसकी वजह से थोड़ा सा मैटर चल रहा था। बाकी मैटर सॉर्टेड है, जैसा कि आप जानते हो, मेरे होते हुए मैटर खराब होगा ही कैसे। नेक्स्ट हम आंदोलन की बात करते हैं। यार ये स्लाइडों का पढ़ाना मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, इसके बाद मैं हाथ से पढ़ाऊंगा तो वो मुझे ज्यादा बढ़िया लगेगा। खासी विद्रोह देख लीजिए, बंगाल के पूर्व में जयंतिया और गारो पहाड़ियां होती हैं। विकास सर ने आपको पढ़ाया होगा ज्योग्राफी के अंदर, जो भैया जयंतिया पहाड़ियां और गारो पहाड़ियां। मैं तो इतना जानता हूं ये गोरा पहाड़ी होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ के लोग गोरे होते हैं। बाकी ज्योग्राफिकली तो मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन इसके बीच में खासी, इन लोगों को खासी ज्यादा होती होगी, निवास करते हैं यहाँ। खासियों को अलग अलग शक्ति संपन्न राज्य थे, वहां खासी विद्रोह हुआ। ठीक है, 1824 ईस्वी में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, जिसे सिलसट से जोड़ने के लिए एक सड़क बनाने की योजना बनाई गई थी। ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है खासी विद्रोह से रिलेट करता है। ठीक है, याद रखिए भाई। दो चार पेज और हैं, उसके बाद हम खुद से ही पढ़ेंगे। ठीक है, मेघालय में है ये। कोल विद्रोह की शुरुआत होती है 31 और 32 में, और यहां 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में, 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में भीषण संघर्ष हुआ था। क्या हुआ था? भीषण संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष में बुद्धो भगत सहित हजारों विद्रोही मारे गए। और याद रखना, बुद्धो भगत आपको इंपोर्टेंट नाम याद रखना होगा इसमें बस। ठीक है, चाहो अगर आप ना भी नोट करो तो भी चलेगा, क्योंकि बेटा ये बहुत मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं खुद बता रहा हूं, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखना। सारा नोट नहीं करना, ऐसा करो कि इसको ना बाद में नोट करना, इसको समझ लो, ताकि मैं हाथ से लिख के पढ़ा पाऊं, है ना? समझो इसको, मतलब थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिए। ठीक है, ये बात आई समझ में कि जैसा मैं बता रहा हूं ये, इसमें आपको क्या लिखना है? खासी विद्रोह, मतलब आप समझिए, ज्यादा इसमें लिखना नहीं है। खासी विद्रोह का तो आपको जगह पता होना चाहिए, कहां हुआ। दैट इज इन मेघालय। मेघालय में हुआ था, मेघालय में। ठीक है, ये मेघालय में हुआ था। इसके बाद कोल विद्रोह। ठीक है, कोल विद्रोह, कोल रिबेलियन, कोल रिबेलियन, कोल रिबेलियन आपको देखने को मिल जाएगा। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में भीषण संघर्ष किया गया था, बुद्धो भगत सहित। ठीक है, याद रखना। इसके बाद गंगा नारायण आए थे, एक नेता, 1832 ईस्वी में। इनके नेतृत्व में भाई कोल विद्रोह किया गया था। ठीक है, चलो बताइए फटाफट, इंपोर्टेंटली बता दीजिए, कोई डाउट तो नहीं है। इतना भाई काफी, मैंने कम कम लिखवा दिया इसमें, फटाफट लिखिए। ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीन विद्रोह आपके और बचते हैं, दो से तीन विद्रोह और बचते हैं। ठीक है, उनको भी थोड़ा समझ लीजिए।
ठीक है, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट बच्चे, इसमें है पागलपंथी विद्रोह। इस समुदाय के नेता करमशाह थे। एक बार आपसे नेता पूछ लिया जाता है, प्रमुख नेता कौन थे, तो इसमें बाबू प्रमुख नेता आपके करमशाह थे। प्रमुख नेता कौन थे? करमशाह। करमशाह, करमशाह थे। उसके बाद में टीपू नाम के व्यक्ति भी इसमें शामिल हुए थे, प्लस टीपू भी थे। ठीक है, याद रखना। ये जमींदारों के अगेंस्ट था, जमींदारों के अगेंस्ट था। ठीक है, काश्तकारों के लिए था। कूकी आंदोलन या कूका आंदोलन जो था, ये 1840 में था। सीन साहब अर्थात भगत जवाहर मल के द्वारा स्टार्ट किया गया था। मेन पर्सन इसमें भगत जवाहर मल थे। मेन पर्सन भगत जवाहर मल इसमें थे। सीन साहब के अनुयायी बालक सिंह भी इसमें शामिल थे। बालक सिंह बाबू एसएससी सीजीएल में पूछा गया था ये कि बालक सिंह किस विद्रोह से जुड़े हैं? कूकी आंदोलन से जुड़े हैं। इनका एक दल गठित किया गया था उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में, जो उत्तर प्रदेश हुआ करता था पहले। ठीक है, चलो, और इसके अंदर अपना मुख्यालय इन्होंने बनवाया था, है ना। इसके बाद 1860 में बालक सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके जो पुत्र हैं शिवराम, उनको कूका आंदोलन के नेतृत्व में विद्रोहियों को जोर पकड़ा गया। उन्हीं के द्वारा ऐसा किया गया था। आप सिर्फ हेडिंग, ईयर और मेन पर्सन, हेडिंग, ईयर और मेन पर्सन, सिर्फ इतना ही लिखना है। हेडिंग, ईयर और मेन पर्सन, सिर्फ इतना ही लिखना है, इसके अलावा और नहीं लिखना। ठीक है, फटाफट नोट करिए। ठीक है, आपने लिख लिए? जी हाँ। शशांक नाम का बच्चा है जिसको नोट्स की दिक्कत आ रही है। मेरे बच्चे शशांक, आपके जो नोट्स हैं वो प्रॉपरली आपको मिल जाएंगे। ठीक है, निश्चिंत रहिए, 1 से 2 दिन के अंदर आपको प्रॉपरली नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। ठीक है, अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कूकी आंदोलन आपने देख लिया, यहां पर पागलपंथी आंदोलन देख लिया। ईयर याद रखिए और इंपोर्टेंट पर्सन याद रखिए, बात खत्म हुई। ठीक है, नोट डाउन हो गया है, बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़िए, अगला इसमें क्या है? खोंड व सवार विद्रोह। खोंड आंदोलन 1837 से 1856 के बीच में है। खोंड विद्रोह का मुख्य कारण था अंग्रेज प्रशासकों द्वारा खोंड में प्रचलित नरबली की प्रथा। अब जो नरबली थी, नरबली पर रोक कब लगाई गई? सर, नरबली पर रोक लगाई गई थी 1843 में ऑफिशियली लॉर्ड हॉर्डिंगे के द्वारा। हॉर्डिंगे के द्वारा स्टार्ट किया गया था। हॉर्डिंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं हॉर्डिंग, लॉर्ड हॉर्डिंग। इसने जो है स्टॉप करा दिया था नरबली को। ठीक है, इसी की वजह से भाई प्रतिबंध को लगा दिया गया। जो भगवान मौर्य को समर्पित थी, ये साउथ इंडिया में काफी ज्यादा चलता था। ठीक है, चलो बेटा राहुल कुमार कुमावत, बेटा 5 मिनट रुक जाओ, ये लास्ट विद्रोह है, इसके बाद में हैंड रिटन ही पढ़ाऊंगा। मैं खुद कहता हूं कि ये चीज ठीक नहीं होती, बट दिक्कत क्या है कि ये चीज इतनी जरूरी नहीं है, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद संथाल विद्रोह है, ये 1855 से 56, एक ही साल चला है। इसके अंदर आदिवासियों के विद्रोह ने संथाल विद्रोह को बहुत प्रभावी समझा। दामन एक कोहो के नाम से ज्ञात किया गया था। दामन एक कोहो के नाम से ज्ञात किया गया था। भागलपुर से राजमहल तक भूभाग संथाल बाहुल्य था, तो संथाल जनजाति के द्वारा इसको एक्सपेंड किया गया था, है ना।
याद रखना। और संथाल लोगों ने भूमिकर अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन, जमींदार और साहूकारों की वसूली का विरोध इसमें किया। संथाल विद्रोह ईयर 55 से 56, इसके अंतर्गत दमन एक कोहो का एक नारा है जो इसमें दिया गया था। सिर्फ इतना ही इसमें इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम 1857 रिवोल्ट की बात करेंगे फटाफट से। हाँ भाई, चलिए, ठीक है, चलो, ठीक है भाई। अजीत सांगवान, टेंशन मत लीजिए, चीजें बराबर की जाएंगी, टेंशन बिल्कुल मत लो। तो नरबली में किस चीज की बलि दी जाती है यार? ये क्या, कैसे बच्चे हो तुम? अरे नरबली इंसान की बलि दी जाती थी, नरबली नहीं देख पा रहे क्या आप? नर, नर यानी मेल, मेल, मेल सेक्रीफाइस होता था बाबू, ठीक है। हो गया, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पर्सन जिसको मैं, बस इतना ही लिखना है आपको, है ना। अब ये कौन था, मजा नहीं आ रहा? रागनी गाऊं क्या है? बताओ, रागनी गाऊं क्या? घने दिना तक टूटे क्यों ना फागण की यारी है? बता देना अगर रागनी गानी हो तो। चलो भाई, ये होता है कंप्लीट, यही विद्रोह थे नहीं यार, इसमें भी पता नहीं क्या ही टेंशन लेते हो तो, ठीक है। ये 55 से 56 के बीच में देखने को मिलता था। इसके बाद सबसे बड़ा विद्रोह शुरू होता है, अब हेडिंग डाल लीजिए, 1857 रिवॉल्ट। एक डीसीएस नाम का बच्चा है, वो एक ऐसे टॉपिक का नाम ले रहा है जो कि एंशियंट इंडिया का है। बेटा वो भी शुरू होगा, एंशियंट इंडिया में आता है वो, ठीक है। चलिए, है ना, चलो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें। चलो भैया, स्टार्ट कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति, इसको हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए सर, महाकुंभ नहीं जा रहे यार, जैसे ही मौका मिलेगा मैं जा पाऊं, ठीक है। आई एम जस्ट थिंकिंग कि जा पाऊं। अब 1857 की क्रांति हेडिंग लिखिए, पुट द हेडिंग 1857 रिवोल्ट, पुट द हेडिंग 1857 रिवोल्ट। चलिए, ठीक है, चलो। यह भारत के अंदर होने वाली सबसे प्रमुख क्रांति है। इसको कहा जाता है कि यह आजादी के लिए पहली लड़ाई थी। मौर्य क्या है? मौर्य भगवान का नाम है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ भगवान शिव है, ऐसे मौर्य होते हैं, ठीक है। मौर्य जो गणपति बप्पा मौर्य, ऐसे जो मौर्य टर्म है ना, वो भगवान के लिए यूज होता है। मौर्य एक भगवान है जो साउथ इंडिया में प्रचलित है। हेडिंग डालिए 1857 की क्रांति। हमें बताओ, भारतीय, भारत में, भारत में आजादी, भारत में आजादी के संघर्ष, भारत में आजादी के संघर्ष के लिए यह एक महत्वपूर्ण घटना थी, यह एक महत्वपूर्ण घटना थी, यह एक महत्वपूर्ण घटना थी, महत्वपूर्ण घटना थी। इट इज वेरी क्रूशियल, इट इज वेरी क्रूशियल, इट इज वेरी क्रूशियल, इट इज वेरी क्रूशियल, क्रूशियल फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस, इंडिया इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, इट इज वेरी क्रूशियल फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस। भारत की आजादी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी थी, ठीक है, याद रखना। और क्योंकि भारत की आजादी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिए। क्या समझना है वो देखिए, बताइए कि सर हुआ क्या दरअसल इसमें, वो समझिएगा। बात ये होती है
कि भारत के अंतर्गत 1857 की क्रांति बहुत लंबे समय का गुस्सा था जो लोगों के अंदर बना हुआ था। इसको दो कारण से हम समझ सकते हैं। एक तो 1857 की क्रांति के कुछ ऐसे कारण हैं जो बहुत लंबे समय से चल रहे थे, इसके मुख्य कारण, लेकिन कुछ इसके तत्कालीन कारण भी हैं। कुछ इसके तत्कालीन कारण भी हैं। दो तरीके से हम समझ सकते हैं, सैद्धांतिक कारण और तत्कालीन कारण। दो तरीके से समझ सकते हैं बाबू, सैद्धांतिक कारण और तत्कालीन कारण। प्रारंभ होने के दो मुख्य कारण थे। प्रारंभ होने के दो मुख्य कारण थे। दो मुख्य कारण थे। टू इंपोर्टेंट रीजंस, टू इंपोर्टेंट रीजंस of starting of this rebellion, ठीक है। प्रारंभ होने के दो मुख्य कारण हैं, और समझिए दो मुख्य कारण कौन कौन से हैं, बताइए सर। पहला है सैद्धांतिक कारण, देर आर सम फंडामेंटल रीजंस, और देर आर फ्यू तत्कालीन रीजन। फंडामेंटल रीजंस, सैद्धांतिक कारण, सैद्धांतिक कारण है कुछ, और कुछ इसके अधीन बच्चे आपको देखने को मिलते हैं सैद्धांतिक कारण के तुरंत पश्चात। क्या भला देखने को मिलते हैं? तत्कालीन, टेंटेटिव, ठीक है। टेंटेटिव रीजंस यानी तत्कालीन कारण, टेंटेटिव रीजंस यानी तत्कालीन कारण, तत्कालीन कारण यानी टेंटेटिव रीजंस, टेंटेटिव रीजंस। अब सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी क्या है कि हम इसके फंडामेंटल रीजंस को समझें, यानी इसके जो सैद्धांतिक कारण है उनको समझें। तो समाज के अंदर जो किए गए बड़े बदलाव थे, भारतीय उससे खुश नहीं थे, जिसकी वजह से एक लंबे समय में उनके मध्य, उनके दिमाग में, उनकी मानसिकता में गुस्सा बन चुका था, गुस्से की भावना बन चुकी थी, जिसकी वजह से ये जो क्रांति है इसने बड़ा रूप लिया। अब समझना, भारत में ब्रिटिश विस्तार के प्रभाव से सभी भारतीय खुश नहीं थे। भारत में ब्रिटिश प्रभाव के बढ़ने से, ब्रिटिश प्रभाव के बढ़ने से सभी भारतीय खुश नहीं थे, खुश नहीं थे। तो मैंने कहा भारत में ब्रिटिश प्रभाव के बढ़ने से सभी भारतीय खुश नहीं थे, ठीक है। ब्रिटिश प्रभाव ने, ब्रिटिश प्रभाव से आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक तीनों परिवर्तन हुए। आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक परिवर्तनों से लोग विरोध कर रहे थे। और ब्रिटिश प्रभाव से आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक तौर पर हुए प्रभावों, पर हुए प्रभावों की भारतीय खिलाफत कर रहे थे, प्रभावों की भारतीय खिलाफत कर रहे थे, भारतीय खिलाफत कर रहे थे, खिलाफत कर रहे थे। तो मैंने क्या समझाया यहां पर कि इंडियंस वर अपोजिंग, इंडियंस वर अपोजिंग, इंडियंस वर अपोजिंग द इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट which was on economic, political and social basis. So slightly it formed
रिबेलियन दैट वाज कॉल्ड एज 1857 रिबेलियन। तो कहने की बात यह, हिंदी में मैंने लिख दिया, इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली ब्रिटिशर्स वर एक्सपेंडिंग इन इंडिया ऑन इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल बेसिस, एंड दैट वाज नॉट सपोर्टेड बाय इंडियंस एंड इंडियंस वर अपोजिंग देम। तो इस वजह से भाई ये फंडामेंटल रीजंस थे। अब ये क्या कारण थे, ये आप पढ़ चुके हैं। ये क्या, इसका सामाजिक कारण क्या था, जो कि मैंने आपको पीछे बताया कि भाई इसका सामाजिक कारण, कितना बड़ा सामाजिक कारण इसका आपको देखने को मिल रहा है, सामाजिक प्रभाव, ये सारे मैं आपको बताए। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि भाई इसके शैक्षणिक प्रभाव क्या थे, इनसे भी भारतीय खुश नहीं थे। भारतीय इस आर्थिक प्रभाव से भी खुश नहीं थे। जो इनका टैक्सेशन का सिस्टम था तो अलग अलग हो रहा था, सूर्य अस्त का नियम था, कोई भी था, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त था, वो सभी से कोई भी खुश नहीं था। इसी वजह से भारत के अंतर्गत लोग खुश नहीं थे, प्रेशर में थे, अंडर प्रेशर थे, इसकी वजह से लोग खुश नहीं है। लेकिन इस चीज को चिंगारी किसने दी, वो तत्कालीन कारण में आएगा। जो मंगल पांडे की जो घटना है पूरी बंगाल के अंदर वाली, वो तत्कालीन कारण है। कृपया इसको नोट कर लें, नोट करके बताएं, फिर हम तत्कालीन कारण को समझते हैं। तत्कालीन कारण को समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर डिले। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं पूरा मैटर क्या था। तत्कालीन कारण, 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण। बेटा 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण जानने से पहले आपको समझना होगा मंगल पांडे जी के बारे में। मंगल पांडे जी के बारे में समझना होगा, ठीक है। 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण, तत्कालीन कारण, टेंटेटिव, तत्कालीन, तत्कालीन कारण यानी टेंटेटिव इंपैक्ट्स, यानी टेंटेटिव इंपैक्ट्स, इंपैक्ट्स, टेंटेटिव इंपैक्ट्स। तो इन टेंटेटिव इंपैक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। बलदेव बेटा मान जा, बल्दू, बल्दू भाई रुक जाओ। टेंटेटिव इंपैक्ट्स में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा मंगल पांडे जी के बारे में। मंगल पांडे जी, मंगल पांडे जी, ठीक है, दैट इज मंगल पांडे। मंगल पांडे, ठीक है जी हाँ। मंगल पांडे जी जो हैं, हाँ भाई, ठीक है, हाँ सर, 38 नेटिव इन्फेंट्री के सोल्जर थे बेटा, वो तो बहुत बात की बात है, पहले इनका जन्म नहीं कराना पड़ेगा। नहीं, आप खुद सोचो कि इनका जन्म भी तो कराना पड़ेगा, बस ठीक है, ओके। अब इनका जन्म देखिए, इनका जन्म कब होता है। मंगल पांडे जी का जो जन्म है बलिया में हुआ था, बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया यूपी, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। कोई है बगिया, बलिया से है कोई, बलिया से, ठीक है, बलिया से है कोई, बलिया, बलिया यूपी का एक प्रमुख स्थान है। ये मंगल पांडे जी हैं, वैसे बताने के लिए बता दूं, 18 जुलाई 1829, 18 जुलाई 1829 में इनका जन्म होता है, इनका जन्म हुआ, ठीक है। अभी रिसेंटली मैं इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, इस वजह से मुझे इनकी डिटेलिंग याद है, हालांकि इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, बट छोटी सी डिटेलिंग है, मैं क्या कोई नहीं, आपको बता देता हूं। तो 18 जुलाई 1829 के अंदर इनका जन्म होता है बलिया के अंदर।
अब जो पहले बलिया है ना, बलिया के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर टैक्सेशन बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा टैक्सेशन था, कर बहुत ज्यादा था। ये किसान फैमिली से बिलोंग करते थे, तो करों को दे पाना इनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो इन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली। आर्मी इन्होंने कब ज्वाइन की? 1849 में इन्होंने आर्मी ज्वाइन कर दी। 1849 में इन्होंने आर्मी ज्वाइन की। आर्मी में जुड़े। आर्मी में जुड़े कब? 1829 में। इन 1829 दे ज्वाइंड आर्मी, दे ज्वाइंड आर्मी। ठीक है, आर्मी इनका ये ज्वाइन कर देते हैं आर्मी को बहुत बेहतरीन ढंग से। और याद रखना, आपको एक बात और समझनी होगी कि ये किस में थे सर? 34th बटालियन में थे ये। 34th बटालियन में आपको शामिल होते देखने को मिल जाएंगे। 34th बटालियन, 34वीं इन्फेंट्री, 34वीं इन्फेंट्री, इन्फेंट्री जो पोस्टेड कहां पे थे? बंगाल में पोस्टेड थे, बंगाल में पोस्टेड थे, बंगाल में पोस्टेड थे, पोस्टेड थे। कब? 1856 या फिर 1857 के समय। 1857 में ये 34वीं बटालियन जो है बंगाल में पोस्टेड है। ठीक है, याद रखेंगे जी सर जी। अब यहां से मैटर की शुरुआत होती है। ठीक है जी हाँ, ठीक है चलो। एक बच्चा कह रहा है सर गलती से पीडीएफ चेंज हो गया। वंदना उत्तर प्रदेश का कहना है। वंदना उत्तर प्रदेश, टेंशन मत लीजिए, आपकी जो भी क्वेरी है उसके हिसाब से आपकी जो भी नीड्स हैं उसको उस हिसाब से पीडीएफ के थ्रू आपको पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो। अब बात क्या होती है यहां पे? अब तक 1856 तक, 1856 तक, 1856 तक आर्मी में, आर्मी में एक बंदूक इस्तेमाल होती थी जिसका नाम था एनफील्ड। शुरुआत पे तो ब्राउन ब्रास यूज होती थी। 1856 तक आर्मी में ब्राउन ब्रास नाम की गन यूज होती थी। ब्राउन ब्रास नाम की गन यूज होती थी। ब्राउन ब्रास, ब्राउन ब्रास, ब्राउन ब्रास नाम की गन यूज होती थी। ब्राउन ब्रास गन का प्रयोग हुआ करता था, गन का प्रयोग होता था, गन का प्रयोग होता था। तो ब्राउन ब्रास नाम की जो गन है उसका प्रयोग यहां पर होता था। ठीक है, चलो ठीक है सर। अब लेकिन 1857 या 1856 का अंत या 1857 की शुरुआत, ऐसा मान लीजिए 56 का एंड या 57 की शुरुआत में नई गन लेकर आई गई। अब दिक्कत क्या थी? ब्राउन ब्रास गन में एक परेशानी थी, इसकी गोलियों में सीलन आ जाती थी। और जब गन लोड करते थे और सीलन आ जाने की वजह से जब गन चलाते थे बेसिकली, तो या तो वो हाथ में ही ब्लास्ट हो जाती थी, है ना, या फिर जो गोली थी वो मिस फायर कर जाती थी, यानी बैक एंड पे आ जाती थी। क्यों? क्योंकि सीलन की वजह से बारूद वहीं फट जाता था, तो नाल फट जाती थी गन की। इसी वजह से 1856 और 57 की शुरुआत में नई गनों को इंट्रोड्यूस किया गया, नई गन शुरू की गई, नई गन, नई जो बंदूक है वो लेकर आई गई, नई बंदूक। अब नई बंदूक का नाम था एनफील्ड MP50, एनफील्ड MP50, एनफील्ड MP50। यहां पे समझ लेना ब्राउन ब्रास के अंदर इशू क्या था? इशू था ह्यूमिडिटी इन बुलेट्स। इसके अंदर इशू था ह्यूमिडिटी इन बुलेट्स। इशू क्या था? ह्यूमिडिटी इन बुलेट्स, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इन बुलेट्स, ह्यूमिडिटी इन बुलेट्स। यानी जो बुलेट्स होती हैं, ठीक है, बुलेट्स जो होती हैं उनके अंदर, बुलेट्स के अंदर नमी, बुलेट में नमी या फिर गोलियों में नमी, गोलियों में नमी आती थी। ठीक है, अब होता यह है एनफील्ड MP50 आई, तो एनफील्ड MP50 के अंदर क्या होता था? इसमें जो गोलियां बनती थी, गोलियों के ऊपर एक कोटिंग होती थी वैक्स की। लेकिन कहा जाता है, क्लेम है कि वो गोलियों के अंदर सुअर और गाय की चर्बी का मिश्रण होता था। ये बात कहां तक सही है, कहां तक नहीं है? दैट डजंट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस। सर ये 56 में लाई गई थी। बाबू ये दिसंबर 1856 में लाई गई थी। मैं आपको क्या बता रहा हूं बाबू? मैं बता रहा हूं कि दिसंबर 1856 से लेकर जनवरी 1857 के बीच में पूरी तरीके से गनों को चेंज कर दिया था। एनफील्ड राइफल्स जो आई हैं, एनफील्ड MP50 आ गई थी। लेकिन इसकी जो गोलियां होती थी, इसकी बुलेट्स में, इसकी जो बुलेट्स होती थी, बुलेट्स, बुलेट्स में वैक्स कोटिंग होती थी। क्या? बुलेट्स में वैक्स कोटिंग होती थी, वैक्स कोटिंग, वैक्स कोटिंग होती थी, वैक्स कोटिंग होती थी। और वैक्स कोटिंग होने की वजह से, बिकॉज ऑफ द वैक्स कोटिंग, वैक्स कोटिंग होती थी नॉनवेज इसके अंदर,
जो है फैट होता था किसका, ठीक है, किसका फैट होता था, गाय व सुअर का फैट होता था, गाय व सुअर का जो फैट होता था, क्या चर्बी हुआ करती थी, ये चर्बी हुआ करती थी, काव काव एंड पिग फैट इसमें हुआ करता था, जिसकी वजह से सारा मैटर खराब हो रखा था। तो जितने भी ये थे पांडे, पांडे होते हैं ब्राह्मण, अब ब्राह्मण्स तो ऐसी चीज को टच भी नहीं कर सकते। अब पता लगा इनको जब ये बात, तो इन्होंने वहां पर पूरा बखेड़ा खड़ा कर दिया। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब कब होगा, उसके बारे में चर्चा कल होगी, लेकिन उम्मीद करता हूं आप ये चीज समझ पाए होंगे। बता दो कैसे हैं आप। आज की क्लास यहीं तक रहेगी, और आज बहुत खास राजा आएंगे, मतलब बहुत खास। वो विवादों में तो घिरे ही रहते हैं हमेशा, एक ऐसे राजा जो विवादों में घिरे रहे हैं, मतलब वो चले गए भारत के लिए बहुत कुछ करके, भारत को तुर्कों से बचा के वो चले गए, लेकिन आज वो विवादों में घिरे रहते हैं। ठीक है, आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, उनकी महानता के ऊपर कोई सवाल नहीं है, सवाल कुछ और है जो हम लोगों ने खड़ा किया है। बहरहाल उन सवालों को सवाल ही रहने दीजिए, लेकिन देखिएगा जरूर आज शाम 6 बजे भारत के एक महान राजा जिनको आदि वराह भी कहा जाता था। ठीक है, फटाफट से। सर 1857 की क्रांति को 8वीं क्लास में रटवा दिया गया था। वो जो रटा था वो हल्का रह जाएगा, अब आप समझोगे तब पता लगेगा। सर क्या कल क्लास होगी बेटा, कल तो छुट्टी है, कल तो सैटरडे है ना आपका। हाँ अच्छा, चल ने कहा है भाई, बढ़िया है तो बढ़िया ही है भाई। सचिन कुमार, सचिन हाँ बेटा मैं रागनी सुनाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर मंडे, मंडे में होगी क्लास। ठीक है, 1-2 दिन का गैप ले लिया था, वो क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ रेडी होना था। हाँ 6 बजे क्लास भी नहीं है, ठीक 6 बजे यानी 5 मिनट के बाद आप जाइएगा इंस्टाग्राम जीतराणा.77 पर और देखिएगा भारत के राजाओं की सीरीज के 17वें राजा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मिलते रहेंगे इसी तरीके से, तब तक के लिए स्वाद लीजिए, जीवन चलना चाहिए बराबर धुआंधार। ठीक है, अब मुलाकात करेंगे कब, कल, तब तक के लिए जय